है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। डेली करंट अफेयर्स ऑफ 1 मई 2022 में हम लोग जो सोर्स रेफ़र करने वाले अगेन असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज़ को हम लोग मेनली फोकस करेंगे। डाउनलोडिंग लिंक पीडीएफ का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूँ, यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। And yes, if you at all want to take admissions in Bhadrayas, you can anytime contact on to these numbers or log on to these website as well, right? Anyways, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला दोस्तों रिगार्डिंग ये न्यूज़ है असम ट्रिब्यून से, GS1 कल्चर पर्सपेक्टिव से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। आपको तो पता ही होगा दैट कितने सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब से बोला है दैट हिंदी इम्पोजिशन के बारे में, तो तब से डिफरेंट रीजन फ्रॉम इंडिया से, बेसिकली लोकल कम्युनिटी से, रीजनल कम्युनिटी से काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के इस डिसीजन को। बोला जा रहा है यार नहीं यार, ऐसा अगर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे मदर टंग के ऊपर इम्पोजिशन किया जाएगा। तो वैसे ही एक नॉर्थ ईस्ट के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही भी बेसिकली अपोजिशन आई है, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ फ्रॉम त्रिपुरा, राइट। इसका नाम है कोकबोरो कम्युनिटी, राइट ना। कोकबोरो कम्युनिटी की अगर बात करें, कोकबोरो स्पीकिंग पीपल, हु आर देम, तो इनके बारे में थोड़ा जस्ट इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखिए। एक प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। बाई चांस होता नहीं है मैच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, राइट, दैट हाँ मैच ऑफ द फॉलोइंग करके कम्युनिटी साथ में दे दिया जाएगा, या फिर रीजन, दैट इज़ रीजन की बात की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे त्रिपुरा की बात की जा रही है, राइट, तो जैसे लिखा हुआ है दैट ये कोकबोरो स्पीकिंग पीपल जो है यह त्रिपुरा के जो 19 इंडिजिनस ट्राइब्स है ना, देखो वहाँ पे इंडिजिनस ट्राइब्स है, मतलब इंडिजिनस ट्राइब्स मतलब ये वैसे ट्राइब्स जो कि वहीं के लोग हैं, राइट। सो मेजरली 19 वैसे ट्राइब्स को फाउंड किया गया ना। उन 19 ट्राइब्स में जो 80% लोग, सोचो इन 19 ट्राइब्स में अगर 1 लाख लोग हैं तो उस 1 लाख में से 80,000 लोग जो है आपका जाकर ये कोकबोरो स्क्रिप्ट लिखते हैं एंड दे स्पीक इन दिस लैंग्वेज, राइट। सो ऑफ कोर्स अगर हिंदी का इम्पोजिशन किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट हाँ ये जो अपने स्क्रिप्ट, अपने लैंग्वेज है उसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर सकते हैं, इसीलिए बेसिकली न्यूज़ में। एनीवेज, नेक्स्ट भी न्यूज़ असम ट्रिब्यून से लिया गया, यह है रिगार्डिंग मदर नेचर लिविंग बीइंग स्टेटस दे दिया, प्रोवाइड करवाया गया ना। ये कोई नॉर्थ ईस्ट के कोई भी लाइक गवर्नमेंट के द्वारा या फिर हाई कोर्ट के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा। जी हाँ, मदुरई बेंच जो है ना मद्रास हाई कोर्ट का, उन्होंने रिसेंटली एक ऑर्डर पास किया गया जहाँ पे बोला गया था देखो भाई हमारे नेचर को जो हम लोग बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर रहे हैं, राइट। तो बहुत ही अभी जो ऐसा टाइम है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जा रहा है दैट हमें उसको कंजर्व करने की ज़रूरत है, राइट। इसीलिए मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट ने फाइनली बोला है दैट देखो वी आर इन्वोकिंग दिस पेरेंट्स पेट्रियाई जुरिडिक्शन। नाउ पेरेंट्स पेट्रियाई जुरिडिक्शन का मतलब होता है पेरेंट ऑफ नेशन जुरिडिक्शन, ठीक है। और इस जुरिडिक्शन के हवाले हम लोग मेक श्योर मतलब ये वर्डिक्ट पास कर रहे हैं दैट मदर नेचर जो है इट इज़ ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस, उसको लिविंग बीइंग स्टेटस दे दिया जाए। लिविंग बीइंग स्टेटस का मतलब क्या होता है, जैसे सोचो हम लोग इंसान हैं, लिविंग बीइंग है, राइट। तो हमारे पास इतने राइट्स है दैट हम लोग को कोई अगर मतलब भाई हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, राइट। तो अगर जैसे कोई नदी को दे दिया गया, फॉर एग्जांपल गंगोत्री और यमुनोत्री नदी को भी लीगल एंटिटीज़ का स्टेटस दे दिया गया था आपका जाकर उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। इसका मतलब क्या दैट उनके ऊपर अगर कोई प्रदूषण दैट इज़ कोई भी अगर पॉल्यूशन फैला रहा है, सो ही और शी विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट, राइट। वैसे ही अगर कंजर्विंग नेचर, अगर नेचर को आप लिविंग बीइंग स्टेटस दे रहे हो और कल को अगर कोई सोचो पेड़ पौधे काट दे रहा है, राइट, सो इन दैट केस ही विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट। लाइक आप जैसे इंसान को नहीं मार सकते हो वैसे ही आप पेड़ पौधों को भी नहीं काट सकते हो। तो अभी तो खैर अभी मतलब इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज भी क्रिएट होने वाला है। आई नो दैट दिस इज़ एब्सोल्युटली अ न्यूज़ इन ट्रांजिशन, सो ऑफ कोर्स कुछ भी होता है चीज़ें तो डिस्कस की जाएंगी। क्यों मैं बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि देखो पहले भी जब गंगोत्री और यमुनोत्री रिवर्स को लीगल एंटिटीज़ घोषित किया गया था ना, तो वहाँ पर भी फिर से लीगल इश्यूज आ गए थे, राइट। बाद में फिर इस वर्डिक्ट को इनको कॉल बैक लेना पड़ा था। तो शायद देखते हो जो भी होता है विल श्योरली लेट यू नो। नेक्स्ट इज सासेक के बारे में न्यूज़ है, साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ना। यह है क्या, देखो इसलिए पहले बेसिकली न्यूज़ था, पहले तो ये बता दे रहा हूँ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रही है दैट कैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के कनेक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, राइट। सो सासेक एक बेसिकली प्रोजेक्ट है जो कि एशियन डेवलपमेंट का ब्रांच है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का ब्रांच चाइल्ड है। एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर पता है कहाँ है, मनीला, फिलीपींस पे, राइट।
नाउ सासेक प्रोग्राम को वैसे 2001 में फॉर्म अप किया गया था, जिससे 4 जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं ना, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल है ना, ADB दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला था दैट इन चारों देश को यह असिस्ट करेगी इन फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक कॉपरेशन इन बिटवीन देम, जिससे क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को इन्हांस किया जाए। अब क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी अगर इन्हांस होगी तो किस लिए होगी भाई? आप कॉमन सेंस लगाओ ना, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, है ना। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव बोले तो ट्रेड को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा, रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा, ठीक है। और 2014 में आपको पता होना चाहिए मालदीव्स और श्रीलंका ने भी सासेक को ज्वाइन किया था, ठीक है। ये कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है विच यू शुड नो। नेक्स्ट इज अबाउट 5G सर्विसेज, राइट। नाउ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, श्री अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने रिसेंटली बोला था, तो देखो भाई अगस्त सितंबर 2022 तक जो है 5G सर्विसेज का कमर्शियल रोल आउट कर दिया जाएगा। ना 5G सर्विसेज होते क्या है? देखो 1980s में आपको याद होना चाहिए एक एनालॉग वॉइस सर्विसेज आती थी, मतलब एक मोबाइल तो नहीं रहता था, है ना, वो लैंडलाइन टाइप का कुछ रहता था, उसमें सिर्फ आप फ़ोन करते थे और यू कैन कॉल इट, राइट। बट 2G सर्विसेज है, वो था 1G सर्विसेज, 1990s में आया 2G सर्विसेज। 2G सर्विसेज में मोबाइल आया, वो कीपैड वाले मोबाइल्स आ गए, ठीक है, ये थे 2G सर्विसेज वाले। मुझे याद है इस समय जब हमारे घर में भी नोकिया 3100 जो ऐसा कुछ एक मोबाइल आया था, राइट, बिल्कुल कलरफुल नहीं था, ब्लैक एंड वाइट था। सो दैट वाज अगर बहुत मज़ेदार वाला चीज़ था। एनीवेज, तो वो था 2G सर्विसेज, जहाँ पर स्पीड तो था इंटरनेट का बट बहुत ही ज़्यादा कम था, कुछ आप टेक्स्ट भेज सकते थे, राइट। उसके बाद आया सन 2000 में आपका मोबाइल ब्रॉडबैंड, जहाँ पर स्पीड जो है डेटा का बढ़ा थोड़ा, ठीक है, इंटरनेट एक्सेस भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा, ठीक है। उसके बाद आया 4G सर्विसेज 2010 के बाद, ये बेसिकली देखने को हमें मिला, जहाँ पे स्पीड जो इंटरनेट की थी वो बहुत ही ज़्यादा हो गई, आप ऐप्स को प्रॉपरली स्ट्रीम कर सकते थे, राइट। मतलब तब ऐप वाला कल्चर ज़्यादा हमें देखने को मिला। 2020 को जो है ना, ये हम देख रहे हैं 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी सर्विसेज। अब इसमें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा फास्ट, अल्ट्रा लो लेटेंसी मतलब जैसे अगर आप कोई भी वेबसाइट का पेज खोल रहे है ना, उसको कोई ऐसे पेज होता है जो 10 सेकंड लगा देते हैं, अरे कुछ नहीं भाई, अल्ट्रा लो लेटेंसी मतलब विद इन एकदम पलक झपकते ही आपके खुल जाएगा। वो अल्ट्रा लो लेटेंसी मतलब आपको पलक झपकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना जल्दी काम करेगा, ठीक है। तो देखो वही चीज़ लिखा हुआ 5G के बारे में, दैट लेटेंसी बहुत ही ज़्यादा घट जाएगा। इससे क्या होगा, लेटेंसी अगर घटेगा ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को बढ़ावा मिलेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोले तो जैसे सोचो एक शहर है, हम लोग बोल रहे हैं ना स्मार्ट सिटी, मतलब क्या पता है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर ही स्मार्ट सिटी बेस्ड होगा फ्यूचर में। मतलब जैसे कोई अगर सिटी को अगर हम इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक सेंट्रल डेटाबेस बनी हुई है सरकार की, ठीक है, वहाँ पर अगर पता चल रहा है दैट किस रीजन में ट्रैफिक है, किस रीजन में एक्सीडेंट हो रहा है, किस रीजन में कुछ भी जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है विच कुड बी कन्वर्टेड टू द इंटरनेट, अगर उसका सर्विस एकदम रियल टाइम में कहीं पर एक्सेस हो और रियल टाइम में उसका सोल्यूशन हो, देन दैट विल बी नोन एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। नाउ increased capacity of 5G network can minimize the impact of load spikes, absolutely, operated millimeter wave spectrum। now ये millimeter wave spectrum का फ़ायदा यह है that average sending जो मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो आप एक रीजन से दूसरे रीजन भेजते हो ना, वो बहुत जल्दी भेजा जा सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ फैक्टर्स है जिसको आपको याद रखने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, न्यूज़ में था, द हिंदू से ये लिया गया बेसिकली। नाउ क्लियरली लिखा हुआ है दैट चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग का ये ब्रेन चाइल्ड है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ध्यान में रखिएगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव में GS2 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ग्रुपिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो क्या लुक करेगा टू काउंटर द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी एंड द क्वाड इनिशिएटिव। क्वाड बोले तो ऑफ कोर्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US और जापान की जो ग्रुपिंग है, और एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी मतलब आपका US की जो एशिया और पैसिफिक में स्ट्रैटेजी है, ठीक है, क्योंकि US जो है पाइवट करना चाहता है इस रीजन में, US अपना डोमिनेंस बनाना चाहता है, तो उसी को काउंटर करने के लिए ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव नाम का एक इनिशिएटिव लाया गया है, जो क्या जी जिनपिंग दैट इज़ चाइनीज़ प्रेसिडेंट का ब्रेन चाइल्ड है ना। इसका एम हम लोग देखते हैं, देखो हमारे लिए क्या है ना,
यू नीड टू एनालाइज एनी टॉपिक फ्रॉम बोथ द वे, राइट। उसके पॉजिटिव उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे ना। यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे वो बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, मतलब और इसका ऑब्जेक्टिव जब भी होगा तो कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनाइजेशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगेन हमें तो पता ही है सब कुछ, ऑल द जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। तो यस, एज पर चाइनीज़ प्रेसिडेंट वो बोल रहे हैं दैट ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो है वो कमिट करेगा टू द विजन ऑफ कॉमन कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेटिव एंड सस्टेनेबल सिक्योरिटी थ्रू आउट द एशिया पैसिफिक रीजन, राइट। दैट सबको एक साथ आए, सबको एक कॉमन कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेटिव और सस्टेनेबल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के साथ इस रीजन में इम्प्लीमेंट करना है। इट वुड अपोज यूनिलैटरलिज्म एंड से नो टू ग्रुप पॉलिटिक्स एंड ब्लॉक कॉन्फ्रंट्रेशन। जी हाँ, यूनिलैटरलिज्म को ये अपोज करेगा, वो तो जस्ट बोलने के लिए है, आप भी समझ रहे हो कि इसलिए मतलब जस्ट क्योंकि यूएस के इन्फ्लुएंस को घटाना है, ख़त्म बात, इसीलिए ये सब डायलॉग मार रहे हैं दैट हाँ यूनिलैटरलिज्म को अपोज करना है ये वो। बट एक्चुअली यूनिलैटरलिज्म को अपोज करते तो अब चाइना इतना दबदबा नहीं करता, ठीक है, इस रीजन में। एनीवेज, दिस इनिशिएटिव वुड अपोज द यूज़ ऑफ यूनिलैटरल सैंक्शंस, जैसे यूएसए लगाता है ना अपने तरफ से सैंक्शन लगाता है किसी देश में, तो ये कहीं ना कहीं सही चीज़ भी है। दिस इनिशिएटिव वुड बिल्ड एन एशिया सिक्योरिटी मॉडल जहाँ पर हर एक कंट्री एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेगी। वहाँ देखो कौन कंट्री बोल रही है, चाइना बोल रही है, जो कि इंडिया के साथ इतना एग्रेशन करती है ना, ओपननेस, इंटीग्रेशन। इट वुड अपोज द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर अंडर द बैनर ऑफ सो कॉल्ड रूल्स। हाँ, ये तो दिस इज एब्सोल्युटली फैक्ट, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्डर्स जो कि रूल्स के बेस्ड में है ना, मतलब वो जो बोल रहे हैं वो रूल्स है ना। हम लोग जो एक्शन लेंगे वो रूल नहीं है, जो वेस्ट चाहेगी उसके मनमानी पे आप काम करो तो सही है ना। बट वेस्ट के अगेंस्ट चले गए तो अरे भाई इंडिया को हिस्ट्री में नेगेटिव तरीके से देखा जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया ने रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया। ये क्या बात हुई भाई? सबका देखो, इंटरनेशनल रिलेशन में देर इज़ नो परमानेंट रिलेशन, सब समय देर इज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बेसिकली इंटरेस्ट, है ना। अगर हमारा इंटरेस्ट है तो हमारा आपसे दोस्ती है, अगर नहीं इंटरेस्ट है तो कहीं ना कहीं वी आर अपोजिंग यू। वही चीज़ तो हो रहा है अभी। देखो रशिया के साथ हमारा इतना ज़्यादा इकोनॉमिक कन्वर्जेंस है, इतना ज़्यादा डिफेंस कन्वर्जेंस है, सब कुछ है ना, जिससे क्या वी कैन नॉट गो अगेंस्ट रशिया, राइट। सो और ऑफ कोर्स यूक्रेन हमारे लिए कुछ भी नहीं है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, कुछ कुछ रीजन्स में है, बट अगेन मतलब इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो ठीक है। अगेन ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव में ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्योंकि बट अगेन यू गाइज आर द वन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, सो दैट्स वाई आपको मेन चीज़ तो पता रहना चाहिए। दिस इनिशिएटिव विल अपोज द यूज़ ऑफ इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी टू डिवाइड। अच्छा हाँ, वही चीज़ है दैट यूएसए का जो मिलिट्री जो सो कॉल्ड मिलिट्री अलायंस बनने वाला है, जिसको हम लोग एशियन वर्जन ऑफ नेटो भी बोलते हैं, जो कि क्वाड, राइट, उसको रोकना है ऑफ कोर्स। एंड इट विल ऐसे भी इस स्ट्रैटेजी के तहत जो नया एक फेज स्टार्ट हो सकता है फ्यूचर में ऑफ अ न्यू कोल्ड वॉर एरा, उसको भी कहीं ना कहीं रोकेगी यह ग्लोबल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी इनिशिएटिव, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, रेजिग्नेशन एंड रीस्टेटमेंट ऑफ ऑफिसर। एक्चुअली रिसेंटली न्यूज़ में था ना कल दैट शाह फैसल जो कि एक आईएएस ऑफिसर थे कैडेट 2000 के, तो उनको रीइंस्टिगेट करना है, मतलब ही विल गेट बैक हिज जॉब अगेन, राइट। नाउ सवाल होता है क्या उन्होंने अपने रेजिग्नेशन दे दिया था? देखो 2009 में वो बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहे थे दैट किलिंग्स इन कश्मीर को लेकर, राइट, उसके रिलेटेड उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी में उतर गए बट जीत नहीं पाए। एनीवेज, तो इसीलिए मतलब उनकी करियर पॉलिटिक्स में नहीं बनी थी, तो फिर से ही इज़ गोइंग टू जॉइन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, राइट। नाउ सवाल होता है दैट व्हाट रूल्स अप्लाई, कौन से रूल्स अप्लाई हो रहे हैं जब कोई भी आईएएस ऑफिसर जो है वह रिज़ाइन करना चाहता है। देखो रेजिग्नेशन की अगर बात करें कोई भी ऑफिसर का, कोई भी तीन मेजर सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है, तो वह इंडियन ऑल इंडिया सर्विस डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स ऑफ 1958 के अंडर गवर्न किया जाता है, ठीक है। रूल 5 सब क्लॉज 1, रूल 5 सब क्लॉज 1 और ए के अंडर ये 2 सब क्लॉजेज है, ठीक है। नाउ कोई भी अगर ऑफिसर कोई भी
कैडर को सर्व कर रहा है, ही मस्ट सबमिट हिज और हर रेजिग्नेशन टू चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। उस स्टेट का जो चीफ सेक्रेटरी है उसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, ठीक है। एन ऑफिसर हु इज ऑन सेंट्रल डेपुटेशन इज रिक्वायर्ड टू सबमिट हिज और हर रेजिग्नेशन टू द सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, ठीक है। जैसे होता है ना दैट डिफरेंट अदर मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं एज अ सेक्रेटरी, एज अ चीफ सेक्रेटरी, तो उस केस में है ना आपको मेक श्योर करना पड़ेगा दैट वहाँ के सेक्रेटरी को आप रेजिग्नेशन दो बिफोर फॉरवर्डिंग रेजिग्नेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब आपने जो सेक्रेटरी को रेजिग्नेशन दिया तो वो तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेगी ना दैट ये वाला ऑफिसर छोड़ना चाहता है, ठीक है। तो उसके पहले जो वो कंसर्न स्टेट है वो पहले देखेगा दैट अरे भाई जो भी ऑफिसर ये रेजिग्नेशन देना चाहता है उसके खिलाफ क्या कोई ड्यूज़ है सरकार का, या फिर कोई विजिलेंस स्टेटस उसका क्या है ना, कोई करप्शन के केसेस तो नहीं है। कैन रेजिग्नेशन बी रिजेक्टेड? देखो रिजेक्ट उसी केस में होगा अगर करप्शन के केसेस, अगर विजिलेंस स्टेटस उनका पुअर है, राइट, तो उस केस में रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अरे भाई आपने पहले से करप्शन किया, पहले वो सब तो चार्जेस क्लियर कर लो, उसके बाद मैं आपको रेजिग्नेशन करूँगा, ठीक है। तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ कौन कौन है, देखो अलग अलग के है। IAS के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग को मतलब ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है डिसाइड करने के लिए। वैसे ही IPS के केस में जो है वह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। वैसे ही IFS दैट इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के केस में जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ठीक है ना। सवाल होता है इज एन ऑफिसर अलाउड टू विदड्रॉ रेजिग्नेशन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन सबमिटेड? देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो चाहे तो परमिट कर सकता है कोई भी ऑफिसर को दैट वो अपना इसको विदड्रॉ कर ले अगर पब्लिक इंटरेस्ट हो तो, राइट, जैसे वो बहुत अच्छा ऑफिसर हो, है ना, और ऑफ कोर्स ही वांट टू कम जॉइन द सर्विसेज अगेन, तो यस सेंट्रल गवर्नमेंट गिव देम द परमिशन। क्योंकि देखो ये इतना तगड़ा ह्यूमन रिसोर्स होता है ना, मतलब जो कि सेंटर को नया ह्यूमन रिसोर्स बनाने में बहुत खर्चा करना पड़ेगा। आप खुद सोचो एक नया जो UPSC ट्रेनिंग होता है उनको कितना 6 महीना ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ट्रेनिंग के बाद फिर से उसको डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट दो, डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट दो, कितना टाइम लगेगा ना यार, है ना। वो फिर कलेक्टर के अंडर काम करेगा, सीखेगा काम सब, और वहीं पर आपका एक बनाया हुआ IAS IPS वो अगर छोड़ दे तो उसको लेना ज़्यादा इजी है सरकार के लिए, ज़्यादा कम खर्चीला चीज़ है, बहुत कम खर्चीला, विथ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। सो ऑफ कोर्स इसलिए सरकार कभी कभी अलाउ भी कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट आदि ग्राम्स के रिलेटेड न्यूज़ था दोस्तों। देखिए ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक्चुअली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था झारखंड में ऑन आदि ग्राम्स स्टैंड फॉर आदिवासी ग्रांट्स मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये एक पोर्टल है जो कि प्रोवाइड करता है सेंट्रल डेटाबेस किसको, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, और स्टेट कोई भी स्टेट के ट्राइबल डेवलपमेंट या फिर वेलफेयर डिपार्टमेंट को। अच्छा किस सेक्टर में है ये, देखो इसके तहत क्या किया जाएगा ना, एक्सेस, इंटरैक्ट और एनालाइज किया जाएगा अप टू डेट स्कीम्स, मतलब कोई भी केंद्रीय या फिर राज्य सरकार की जो स्कीम्स है उसको प्रॉपरली एक्सेस, प्रॉपरली इंटरैक्ट, प्रॉपरली एनालाइज किया जाएगा, जिससे पता किया जाएगा दैट फिजिकल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स में क्या काम कर रही है कोई भी स्कीम, मतलब ट्राइबल अफेयर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है। और पोर्टल साथ ही साथ इनेबल करेगी ऑफिस या फिर स्टेक होल्डर्स को एट द सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड विलेज लेवल टू एक्सेस, मॉनिटर एंड मेजर परफॉर्मेंसेज इन रियल टाइम बेसिस। वही चीज़, मेन चीज़ जो है वो अगेन रियल टाइम बेसिस पे इसको इंक्लूड करना है ना, मतलब कोई भी ट्राइबल रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंटेशन है उसके रियल टाइम बेसिस में उसको चेक करना है। नेक्स्ट इज ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर। नाउ आपको पता होना चाहिए सिप्री दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है हर साल ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर के रिलेटेड डेटा को पब्लिश करती है, ठीक है। तो अभी पता किया गया है तो 2021 में जो है ना जितना दुनिया भर में जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो उल्टा बढ़ा है, राइट, दैट इज बढ़ा कितना है भाई, बाई 0.7%, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा 5 जो लार्जेस्ट स्पेंडर है ना 2021 के वो कौन कौन है, सबसे पहला है USA, दूसरा है चाइना, तीसरा है इंडिया, चौथा है यूनाइटेड किंगडम्स, पांचवा है रशिया। देख रहे हो हम लोग रशिया से ही खरीदते हैं और वी आर द थर्ड लार्जेस्ट। अब आपको पता चल रहा है दैट क्यों, वाई इंडिया इज पुशिंग फॉर मेक इन इंडिया फॉर दिस डिफेंस प्रोक्योरमेंट एस्पेक्ट्स, है ना। देखो इतना ही मिलिट्री में खर्चा करेंगे और फ्यूचर में ये मिलिट्री में खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि देखो कोई भी देश के डेवलपमेंट के लिए आप देखते होंगे ना दैट लोग बोलते थे अरे भाई क्या मिलिट्री में खर्चा करो, उससे अच्छा पढ़ाई में खर्चा करो, वो सब ज़्यादा बढ़िया है। जापान ने क्या किया है, अब जापान ने जो किया है उसने अपने पैर में कितनी कुल्हाड़ी मारी है। अब जापान आने वाले शायद 20-30 साल तक एकदम क्या बोल सकते हैं, अपाहिज है, पता है वो
यूएसए के साए में ही उसको जीना पड़ेगा अनटिल अनलेस वो अपना मिलिट्री को तैयार नहीं कर देती है, जो कि जापान के लिए अभी पॉसिबल भी नहीं है, राइट। बट इंडिया का सब कुछ अपना है ना, अपना मिलिट्री। कभी भी अगर कल को हम लोग अटैक करना चाहे तो किसी पे भी अटैक भी कर सकते हैं, है ना। मतलब जैसे जापान अगर कल को अटैक करना चाहे ना चाइना पे, तो उसको यूएसए का परमिशन लेना पड़ेगा, हमें वैसा परमिशन नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वी आर सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है। सो एनीवेज, चलो वो तो बात की बात हुई। 5 लार्जेस्ट स्पेंडर जो है वो आपको पता रहना चाहिए कौन कौन है। और इंडिया की मिलिट्री स्पेंडिंग जो है दोस्तों, ये 3rd हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, जो क्या 2020 से अगर देख लीजिएगा 0.9% हम लोगों ने मिलिट्री एक्सपेंडिचर ऑलरेडी बढ़ाया है। और 2012 से कंपैरेटिव अगर कीजिएगा ना, तो 2012 से 2021 में हमारा मिलिट्री एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है? 33%, विच इज़ ह्यूज, डैम ह्यूज, राइट। एनीवेज, यूएसए एंड चाइना जो है अलोन, अगर इन दोनों कंट्रीज़ को ही देख लीजिएगा, दुनिया भर में 52% मिलिट्री एक्सपेंडिचर तो यही 2 कंट्री एक साथ करती है, और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो बाकी एक्सपेंडिचर करती है। तो अगेन ये सब कुछ न्यूज़ है जो कि आपको पता रहना चाहिए। आ जाते हैं एमसीक्यूज़ में। कल के एमसीक्यूज़ दोस्तों पहले देख लेते हैं। पहला एमसीक्यू पूछा गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिलेटेड। देखो ये जो है ना, बेसिकली 2 ऑप्शंस दिए गए थे। आर्टिकल 44 जो कि बिल्कुल सही था, यूसीसी इज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, अभी तक कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ भाई मेरे, तो दूसरा वाला तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसलिए ए विल बी द करेक्ट आंसर। दूसरा जल जीवन मिशन को रिलेटेड न्यूज़ था दोस्तों। देखो यहाँ पे दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है ना, एलिमिनेट ऑल वाटर बॉर्न डिजीज ऑल इन इंडिया, भैया ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अगेन इट इज़ रॉन्ग, एक्सट्रीम स्टेटमेंट ज़्यादातर रॉन्ग होता है। एंड ऑफकोर्स आप खुद सोचो ना, आप एक मिशन को लॉन्च करके आप क्या ऐसे इंश्योर कर पा रहे हो दैट हाँ इंडिया से सारे वाटर बॉर्न डिजीज खत्म हो जाएंगे? ये कौन सा शक्तिमान आ गया भाई देश में हमारे, है ना। तो एनीवेज ए विल बी द करेक्ट आंसर। आप समझो, है ना, ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ठीक है। दिस विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट इज रिसेंटली फर्स्ट केस ऑफ ह्यूमन बर्ड फ्लू इन्फेक्शन। इसके बारे में भी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था रिगार्डिंग यूएसए विल बी द आंसर। सो करेक्ट सीक्वेंसिंग विल बी ए बी, ठीक है। सो एनीवेज देख लेना किन किन का सही हुआ है। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, 3 क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ, इसके क्वेश्चंस आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज फॉर रेजिग्नेशन एंड रीइंस्टेटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, है ना। एनीवेज, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एट द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इज इन रिस्पेक्ट ऑफ आईपीएस, मतलब कौन तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ है इनके रेजिग्नेशंस को अप्रूव करने के लिए? तो मिनिस्ट्री ऑफ डीओपीटी, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वो आईपीएस के लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आईएएस के लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है वो फॉरेस्ट सर्विस के लिए। तो आपको करेक्ट कोड लिखना है 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 3 ओनली, 1 2 3 ओनली, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। दूसरा है आर्डिग्राम्स, है ना, इसके रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए गए। पहला ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का। दूसरा, इट विल प्रोवाइड सेंट्रल डेटाबेस टू एक्सेस, इंटरैक्ट एंड एनालाइज रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट। आपको बताना है कौन सा सही है। ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नीदर 1 नॉट 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? बताइए, चाइना, यूएसए, यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया, कौन से कंट्री का ये इनिशिएटिव है? चलो समझ गए। अब आ जाते हैं मेंस के क्वेश्चन में। दोस्तों मेंस का क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे बेसिकली ये क्वेश्चन दिया गया रिगार्डिंग एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी विद नेबर्स फॉर इंडियाज स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है। इसको थोड़ा एग्जॉस्टिवली डिस्कस किया गया, ठीक है। मतलब आपको सिग्निफिकेंस करना है दैट इंडिया के जो नेबर्स के साथ है, राइट। इंडिया के नेबर्स मतलब सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न नेबर्स ही मत ले लेना, है ना। आप कंसिडर करना अब मालदीव्स को भी आप कंसिडर करना, श्रीलंका को भी और नेपाल को भी, ठीक है। और इनके एस्पेक्ट में आप आंसर्स को फ्रेम आउट करने की कोशिश करना दैट क्या सिग्निफिकेंस है रीजनल कनेक्टिविटी का। अगर हम इन देशों के साथ रीजनल कनेक्टिविटी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, सो व्हाट विल बी द बेनिफिट, व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, हाउ विल इट बेनिफिट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, राइट। बोथ द थिंग्स यू नीड टू राइट इन योर ओन राइट। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू आर नॉट लाइक, अगर आपके पास कम मतलब पॉइंट्स की कमी है तो यू कैन एनी टाइम सी दिस मॉडल आंसर, जहाँ पे वी हैव एक्चुअली एक्सप्लेन दैट व्हाट आर द सिग्निफिकेंस, राइट। सो थोड़ा ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस इसमें दी गई है, थोड़ा ज़्यादा इन्हांस वे में लिखा गया है। एनीवेज चलो ये तो बात की बात है, ये मॉडल आंसर आप तभी देखोगे व्हेन यू आर राइटिंग योर ओन आंसर एंड यू आर नॉट गेटिंग पॉइंट्स ऑफ इट, राइट। सो एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास। विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। टिल देन bye bye, take care.